Hello, friends, and welcome back to another episode of Renault Triber Drives. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है रेनो ट्राइबर ड्राइव्स के एक और वीडियो में। I'm really sorry that I could not put up these videos earlier as I had to go out of town. मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में इतना गैप आ गया और मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, मेरे को शहर से बाहर जाना पड़ा। And I got so busy that I didn't have time to edit or make these videos and post them online. मैं इतना व्यस्त हो गया था कि मैं और वीडियोस एडिट करके ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं डाल पाया। But I thank my subscribers for being there, for waiting for my videos, and I request that if you like this video, do hit the like button and share this video with others who might find it interesting. धन्यवाद देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का जो फिर भी मेरे साथ बने रहे, और विनती करता हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Today's video starts from the Koksar checkpoint and it ends at Gulaba checkpoint while after crossing the Rohtang pass. आज का ये वीडियो कोकसर चेक पॉइंट से शुरू होके रोहतांग पास पार करते हुए गुलाबा चेक पोस्ट पे ख़त्म होता है। As you can see, it's taken roughly over 1.5 hours to complete the stretch. जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, 1.5 घंटे से अधिक समय लगा इस पूरे स्ट्रेच को पार करने में। While recording this video, we were 4 adults and a 3-year-old in the car, and there was lot of luggage in the boot. इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए हम गाड़ी में 4 बड़े, एक 3 साल का बच्चा थे और डिग्गी में बूट में काफ़ी सामान था। Initially the front AC was on, but as we kept climbing higher, that was switched off and around Rohtang Pass only the heater was on. इस समय में गाड़ी का आगे का AC ऑन था और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए AC को बंद करना पड़ा और रोहतांग पास के आसपास हमें हीटर चलाना पड़ा। Let me remind you that during this whole Lahore trip my overall mileage was around 17.8 किलोमीटर पर लीटर। मैं आपको याद दिला दूं, लाहौल के मेरे इस पूरे ट्रिप का ओवरऑल जो माइलेज आया था वो 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर का आया था। Initially when we left from Manali, I did a tank full in near Vashisht and went for this trip, came back and did a tank full again at the same pump. मनाली से निकलते हुए वशिष्ठ के पास एक पेट्रोल पंप पे तेल भराने के लिए हम रुके थे और इस पूरी ट्रिप के बाद वापस आकर फिर उसी पेट्रोल पंप पे हमने तेल भराया। I was really happy after this uh, trip. This has probably been the highest mileage I've ever got in my car. इस पूरे सफ़र के बाद मैं बहुत खुश था क्योंकि ये शायद अब तक की सबसे ज़्यादा माइलेज जो मेरी गाड़ी की आई है वो थी।
Those mountains that we see in the distance are the Spiti side, the Kaza side of लाहौल स्पीति वैली। पीछे जो पहाड़ अभी आप लोगों को दिख रहे थे वो लाहौल स्पीति वैली के स्पीति काजा साइड के पहाड़ थे। And just today I read an article, news article, that BRO has successfully completed laying of the road between Gramfu and Kaza in a record time of 4 months। आज ही मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि बीआरओ ने 4 महीने के रिकॉर्ड समय में ग्रम्फू से काजा और आगे एक और कोई जगह थी वहाँ तक का रास्ता 4 महीनों के अंदर ठीक कर दिया। बट जस्ट लास्ट नाइट वी हैड snowfall around Manali and in the higher reaches of Himachal, and from what I know the road to Kaza is now closed, so we'll probably have to go there next year and we won't be able to do that stretch this year। कल रात को ही यहाँ पे काफ़ी मनाली और हिमाचल की ऊंची जगहों में बर्फ़ गिरी, और ये पूरा जो स्ट्रेच है काजा की तरफ का मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ़ की वजह से अब बंद हो गया होगा, और अब इस साल वहाँ पे जाना मुमकिन नहीं, शायद अगले साल अब हम वहाँ पे जाएं। I'll be honest, I'm not going slow on this route because I wanted to, but because of the load, because of the passengers and AC being switched on, the car wasn't very eager to move. I was hardly going in third gear। एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, मैं जानबूझ के धीरे नहीं चल रहा था, लेकिन इतने लोग होने की वजह से और काफ़ी सामान होने की वजह से, एसी चलने की वजह से गाड़ी बहुत उत्सुक नहीं थी तेज़ चलने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादातर दूसरे तीसरे गियर में ही आराम से यहाँ चल रहा था। There is a stretch around Gramfu which was closed, and we had to go from an alternate route, which was an off-roading route with lot of stones protruding out from the road surface. It was all mud and not a metal road, and especially while going up I was really scared because of the long wheelbase. I didn't know with all the load and long wheelbase if I might hit the underbody, but thankfully we didn't hit anywhere। You'll see that in the video in a little while। ऊपर की तरफ जाते हुए ग्रम्फू के आसपास एक सड़क का स्ट्रेच है जो बंद किया हुआ है हाईवे से, और एक ऊबड़ खाबड़ मिट्टी का रास्ता है जिस पे आपको होके ऊपर जाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी पत्थर निकले हुए हैं, मिट्टी का वो रास्ता है। और मुझे ऊपर जाते हुए गाड़ी के लंबे व्हील बेस के कारण डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी कहीं पे टकराए ना नीचे से, बट अच्छी बात यह है कि गाड़ी नीचे से कहीं पे भी नहीं टकराई। वो रास्ता आप अभी
इस वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे। While going up in the hills, if the car is loaded, you really have to work the gearbox to be in the correct power band. पहाड़ों पे ऊपर जाते हुए आपको अगर गाड़ी लोडेड है तो गियरबॉक्स पे काम करना पड़ता है ताकि आप सही पावर बैंड में रहें और कहीं गाड़ी आपकी स्टॉल ना करे, रुक ना जाए। Sometimes it does get slow, but it's never stopped, it's never stalled on any incline I've taken it through. And I think that is the most important thing. I may not be going very fast or be able to race with others, but at least I'm able to go from one point to the other without the car stalling on me or giving me a problem or on any inclines. हो सकता है गाड़ी धीरे हो जाती है, लेकिन कभी कोई चढ़ाई अभी तक ऐसी नहीं आई है कि गाड़ी लोडेड है और गाड़ी वहाँ पे रुक गई हो, ऊपर चढ़ने से रुक गई हो। और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी बात है। हो सकता है आप बहुत तेज़ नहीं जा पाएँ या आप बहुत स्पीड में किसी से रेस करते हुए नहीं जा पाएँ, लेकिन आप एक से दूसरी जगह जा सकें और गाड़ी आपको कहीं धोखा ना दे बीच चढ़ाई में, बीच रास्ते में, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़रूरी है। This was the stretch I was telling about. They've closed the road and this is a off-road path going up. There are U-turns, there are stones jutting out from the road. It's not metalled. Trucks ply on these roads, so it's got potholes. ये वो सड़क का हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। उबड़ खाबड़ है इसमें, इधर से उधर मोड़ हैं, पत्थर सड़क से निकल रहे हैं, ट्रक्स भी इस रास्ते पे चलते हैं, इसलिए काफ़ी गड्ढे आपको इन रास्तों पे मिलेंगे। And this is where I was afraid I might hit the underbody of the car, but thankfully nothing happened. ख़ासतौर से ये वो जगह है जहाँ मुझे लगा था कि गाड़ी नीचे से लग सकती है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गाड़ी नीचे से नहीं लगी। In this whole off-road stretch, I'm driving in the second gear mostly, and just when I had to overtake a truck up ahead, I put on the first gear and then picked up from there. ज़्यादातर इस स्ट्रेच में भी मैं सेकंड गियर में गाड़ी को चढ़ा रहा हूँ और सिर्फ आगे जाके एक ट्रक को ओवरटेक करते समय फर्स्ट गियर में मैंने ओवरटेक किया था और थोड़ी देर गाड़ी फर्स्ट में चढ़ानी पड़ी थी।
This off-road stretch is not very long, probably a kilometer or maximum 2 kilometers, I think. But it really does take a toll on your car. And Renault's suspension really shone, really was shining in this part. If I were in my previous car, a Tata Nano, I'm pretty sure we would have been rocking left and right. But comparatively, we were pretty composed while going on this stretch in the Triber. ये ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन ये आपकी गाड़ी को पूरी तरह से झकझोर देता है। और मुझे यकीन है अगर मैं अपनी पिछली गाड़ी जो कि टाटा नैनो थी उसमें इस सड़क पे होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा दाएं बाएं हिल रहे होते। लेकिन रेनो ने अपना सस्पेंशन अच्छे से ट्यून किया है और बहुत ज़्यादा हम इधर उधर नहीं हिल रहे थे। उसके मुकाबले हम काफ़ी आरामदायक स्थिति में यहाँ पे चढ़ रहे थे ऊपर। I had stopped here to let this truck pass. This was a steep ascent, and I was fearing if the truck stops midway, I might lose my momentum and may not be able to climb up. But thankfully, that didn't happen. मैं वहाँ जानबूझ के रुका था ताकि ये ट्रक ऊपर चढ़ सके। एक वो खड़ी चढ़ाई थी और मुझे डर था अगर मैं ट्रक के साथ साथ चलूँ और ट्रक किसी वजह से रुक जाए तो मेरा भी मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा और मैं शायद फिर पिकअप ना ले पाऊँ वहाँ से। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। At the time of recording of this video, there are hardly any tourist attractions or places on the Lahaul Spiti side. But that is primarily because the valley remains closed during the months of snowfall when the Rotang Pass remains closed, buried under snow. But now with the opening of the Atal Rotang Tunnel, I'm pretty sure many restaurants, hotels, homestays, places like this will come up and the whole face of this valley will change. इस वीडियो को बनाते समय तक लाहौल स्पीति वैली में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा जगहें नहीं थी। और अब क्योंकि ये इसलिए भी था कि रोहतांग जो पास है वो बंद हो जाता था बर्फ़ के कुछ महीनों में। और अब अटल रोहतांग टनल बनने के बाद जब टूरिस्ट यहाँ साल भर आ सकेंगे तो मुझे यकीन है यहाँ नए होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ बनेगा। और बहुत जल्द आप इस पूरी वैली को बदलते हुए देखेंगे। ये पूरी तस्वीर जो अभी हमने देखी ये सब बदल जाएगी। The whole picture of this valley, I'm pretty sure, is gonna change in the coming months and years.
thanks to Border Road Organization, what was once inaccessible or hardly accessible has become so easily accessible in our two-wheel drive cars. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सड़कें जो कुछ साल पहले तक बिल्कुल जाने लायक नहीं थी या बहुत मुश्किल से जाने लायक थी, जहाँ आप अपनी 4x4 गाड़ियों में ही जा सकते थे, वो अब सिंपल टू व्हील ड्राइव गाड़ियों में भी जाना उन्होंने इतना आसान कर दिया है। हाल ही में पिछले महीने शायद शुरुआत में मैंने एक वीडियो देखा था एक लीडिंग ऑटो मैगजीन का, जिसमें उन्होंने एक ड्राइवर ओनर के लॉन्ग टर्म रिव्यू उनसे पूछा था। महाराष्ट्र के कोई सज्जन थे और उन ओनर का कहना था कि वो गाड़ी की माइलेज से बहुत परेशान है। उनकी गाड़ी हार्डली 9-10 की माइलेज उनको देती है। उनका आना जाना ज़्यादातर अकेले ही होता है और अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूँ, मेरी गाड़ी को अब 1 साल होने वाला है लगभग। 10 एक दिनों में मेरी गाड़ी को 1 साल हो जाएगा और मेरी गाड़ी की माइलेज आज तक, चाहे मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं परिवार के साथ दोस्तों के साथ कहीं गया हूँ, एक एसी ऑन है, दो एसी ऑन है, कितना ही सामान मैंने ढोया है, लेकिन अभी तक जो सबसे कम मेरी माइलेज आई है वो 11 पॉइंट कुछ की रही। तो सिंगल डिजिट्स में या इवन 10 की भी माइलेज आज तक मेरी तो नहीं आई। मैं नहीं जानता वो कैसे अपनी गाड़ी चलाते हैं कि उनकी माइलेज इतनी कम आती है। Just last month, I think in the beginning of the last month, I saw a ownership review done by a leading auto magazine, auto channel in India, from a owner somewhere in Maharashtra. His main complaint was that his car was giving him a mileage of 9 or 10, and that also when he was basically using it to go alone most of the time for his work, I guess. And I personally completely disagree with that. My car has never given me single digit mileage. The lowest I've got is in the range of 11 point something kilometers per liter. Whether I've driven it alone or with my family or with a bunch of friends or I've hauled luggage. But in all of that, my car has never, with one AC, with two ACs, never given me a mileage below 11. So I'm not sure how he drives or what his method is, but I use an Android app called Fuelio. I do tankful to tankful refueling every time, and I've never had a single digit mileage in my car. Never. मैं नहीं जानता वो सज्जन अपने गाड़ी कैसे चलाते हैं या अपना माइलेज कैलकुलेट करने के लिए वो क्या उपयोग करते हैं, लेकिन
मैं फ्यूलियो नाम की एक एंड्रॉयड ऐप यूज़ करता आया हूँ और मैं हमेशा टैंकफुल टू टैंकफुल ही गाड़ी में कराता हूँ और आज तक एक भी बार नहीं हुआ है कि मेरी गाड़ी ने सिंगल डिजिट में माइलेज दी हो, कभी नहीं। I got a question on one of my previous videos whether I would recommend a Triber or a Baleno for a strict 5-seater. My answer was Baleno, and probably it still is, but um, if you want to haul luggage in your car ever for any reason, I'm not saying on a regular basis, but for any reason, if you foresee that you might want to use your car to haul luggage from one place to the other, maybe some cartons, maybe any household stuff or your stuff for your workplace, then I would switch my preference from a Baleno to a Triber. I recently helped my parents to shift from one place to the other, and if I may say so, I was able to carry at least 2.5 to 3 times more luggage in my Triber than compared to the Baleno because of the seat folding mechanism and because of the angle of the hatch of the Baleno plus the depth of the boot. It may the inside the cargo area of the Baleno literally isn't suited if you want to carry any kind of big luggage around. कुछ समय पहले मेरे चैनल पे मेरे को एक क्वेरी आई थी कि अगर आपको स्ट्रिक्ट 5-सीटर की तरह बलिनो और ट्राइबर में से एक गाड़ी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे, और मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं हमेशा बलिनो को चुनूँगा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको कभी भी गाड़ी में सामान इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपकी गाड़ी के ओनरशिप के दौरान, हो सकता है आपको अपने घर का सामान इधर से उधर करना हो सकता है आपको अपनी दुकान का सामान इधर से उधर ले जाना हो, कोई भी कारण हो सकता है, रिश्तेदारों को एयरपोर्ट से लाना या किसी भी तरीके का सामान इधर से उधर करना। तो मैंने रिसेंटली अपने माता पिता को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने में अपनी गाड़ी यूज़ करी, और अपने पिताजी की बलिनो के मुकाबले अगर मैं दावे के साथ कहूँ तो लगभग हर चक्कर में 2.5 से 3 गुना सामान ड्राइवर में ज़्यादा आया बलिनो के मुकाबले। बलिनो का जो बूट है, जो उसका सीट का फोल्डिंग मैकेनिज़्म है, जो उसके हैच का डिज़ाइन है, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कार्टन्स या बड़े बैग्स डाल के ले जा सके। हाँ, वो कहने के लिए 336 या 330 प्लस लीटर्स का था, लेकिन वो ऐसा नहीं बना कि आप उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचा लंबा बड़ा सामान ले जा सकें। और उतने सामान के साथ भी ड्राइवर ने जो राइड और हैंडलिंग मेरे को दिखाई या जो माइलेज मेरे को मिली एसी के साथ, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। एंड इवन विद ऑल दैट लगेज, आई
put in the Triber and the way it rode and handled and the kind of mileage I got with the ACs on, I was really impressed. In the days ahead, I will be uploading a few more videos. One of them most probably is going to be a video from Bajora near Kullu to Mandi, and that would be from the alternate route which goes from IIT Mandi at Kamand instead of the regular highway which consists of the Ott tunnel. That is a very scenic and green route, narrow mountain roads, single roads, but um, much more easy on your car compared to driving between Pando and Bajora. And the other one I'm planning is between the Tandi Bridge going all the way up till Baralachala Pass and back. आने वाले समय में कुछ वीडियोस जो मैंने प्लान कर रखे हैं उनमें से एक वीडियो होगा कुल्लू के नीचे बजौरा से मंडी का आईआईटी मंडी कामंद होते हुए जो पीछे का रास्ता है पतली सड़क है, ज़्यादा हरियाली वाली सड़क है, and we on the left, this is the Rohtang Pass. As you can see, it's taken a little over half an hour from Koksar to reach here. ये हम रोहतांग पास पे पहुंच गए हैं और जैसा आप देख सकते हैं लगभग आधे घंटे से थोड़ा ऊपर लगा है यहाँ तक पहुंचने में कोकसर से. So one video would be between Bajora to Mandi, and the other I am planning is Tandi Bridge to Baralachala Pass and back to Tandi Bridge. तो एक वीडियो जो प्लान में मेरे है वो है बजौरा से मंडी का, आईआईटी मंडी कामंद से होते हुए, और दूसरा जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है तांदी ब्रिज से
बारालाचाला पास के लिए और बारालाचाला पास से वापस तांदी ब्रिज का वीडियो। Unfortunately, while crossing Rohtang Pass, there was no snow at all at this time. रोहतांग पास पार करते हुए बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी इस समय। 1 सितंबर का ये वीडियो है और इस समय कोई बर्फ़ वहाँ पे नहीं थी। Even though there is no tourist activity as such in Rohtang Pass right now, but thankfully there were still these washrooms available if anyone wants to relieve themselves. चाहे इस समय रोहतांग पास पे कोई टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि टॉयलेट्स वहाँ पे अवेलेबल थे अगर कोई रास्ते में वॉशरूम जाना चाहें तो। At this point of time, we've left the Lahaul Valley behind, and from Rohtang Pass and all the way down on this route, it's all the Kullu Valley. इस समय वीडियो में जो हम देख रहे हैं, हमने लाहौल वैली को पीछे छोड़ दिया है और रोहतांग पास से इधर इधर सारा ये जो रास्ता है ये कुल्लू वैली का है।
Earlier, if you had to drive through Rohtang Pass, you needed to get a permit from SDM Manali. But now, with the opening of the Atal Rohtang Tunnel, I'm not very sure what the status will be by the time the pass will open next year, because right now there's no permit or anything required to go through the tunnel. And if you decide to drive back through Rohtang, if you want to complete it as a circuit, you go from Manali, Solang, drive through the tunnel and come back via Rohtang. I am not very sure if you would still require a permit or have to pay eco fees, congestion fees of rupees 50 which you had to pay earlier. पहले जब आपको रोहतांग पास से इधर उधर जाना होता था तो आपको एसडीएम मनाली से एक रोहतांग का परमिट बनाना पड़ता था, लेकिन अब अटल रोहतांग टनल बनने के बाद लाहौल साइड जाने के लिए कोई परमिट एज सच नहीं चाहिए। पर मुझे ये नहीं पता अगले साल जब रोहतांग पास फिर खुलेगा तो क्या तभी भी अगर आप इसको एक सर्किट की तरह करना चाहें कि आप मनाली, सोलांग, अटल रोहतांग टनल और कोकसर होते हुए अगर आप रोहतांग से आना चाहें तो क्या तभी भी आपको परमिट बनाना पड़ेगा, या कंजेशन फ़ीस के 50 रुपये जो आपको देने होते थे, रोहतांग परमिट के 500 रुपये देने होते थे, वो तभी भी देने होंगे या नहीं। आने वाले समय में ही इस बात का पता लगेगा। The stretch of snow that you see on the right is the Rani Nala, where the song Ye Ishq Hai was shot for the movie Jab We Met. ये आगे जो बर्फ़ का एक छोटा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रानी नाला कहलाता है। और जब वी मेट का जो गाना ये इश्क है शूटिंग हुई थी, वो यहीं पे हुई थी। If you drive here in April, May, June, you will see a very large part of ice or snow on the hillside, and even on the slope side, even down below, there is still quite a lot of snow usually. But as this was in September, most of the snow had melted away. अगर आप अप्रैल में जून जुलाई के महीनों में आते हैं तो आप देखेंगे पहाड़ की तरफ बर्फ़ की एक बड़ी चट्टान यहाँ पे बनी रहती है, और खाई की तरफ में भी बर्फ़ की एक काफ़ी ऊंची चट्टान होती है। सर्दियों में ये पूरा बंद हो जाता है।
Thankfully, we are halfway through the video, and if you are still watching, I really want to thank you for uh, being there. I know it's quite a long video, and I really hope to make smaller ones in the future. वीडियो का आधा हिस्सा हमने पार कर लिया है, और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत लंबा ये वीडियो है, और मेरी आगे से कोशिश होगी कि मैं छोटे छोटे ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और ऐसे बड़े बड़े ना बनाऊँ। A few points of interests between the Rohtang Pass and Gulaba checkpost are probably Rani Nala, Madhi, then the frozen lake, Rehla Falls, and lastly Gulaba Snow Point Gulaba itself. रोहतांग पास और गुलाबा के बीच में जो देखने लायक रुकने लायक जगहें हैं वो रानी नाला जो हमने अभी देखा, मढ़ी, फिर फ्रोज़न लेक, और उसके बाद रहला फॉल, और अंत में स्नो पॉइंट गुलाबा होंगे। After Gulaba, Madhi is the only place where you would find shops and Maggie points and eateries. And when there is snow in Rohtang Pass, you would find skiing and ATV biking and a lot of other adventure activities up at Rohtang. जब रोहतांग पास पे बर्फ़ होती है तो आप ऊपर अगर रोहतांग पास आएंगे तो आप स्कीइंग और एटीवी राइडिंग और ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। मढ़ी गुलाबा के बाद ऐसी इकलौती जगह इस रास्ते में है जहाँ पे आपको खाने के लिए शॉप्स मिलेंगे, मैगी पॉइंट्स या छोटे ढाबे मिलेंगे जहाँ आप खाने पीने के लिए रुक सकते हैं।
If you are not regular in the hills, one advice that I would give to everyone who's coming down from the plains would be to get your brake shoes checked before you venture into the hills. अगर आप पहाड़ पे रहने के आदी नहीं हैं और आप नीचे के मैदानी इलाकों से ऊपर पहाड़ों में आ रहे हैं, तो एक मेरी हिदायत आपको ये होगी कि आने से पहले अपनी गाड़ी के ब्रेक्स ज़रूर चेक करवा लें. Especially when going downhill, brakes become hot, and if you have booster brakes like drum brakes like in the Nano, they might get hot and your brakes might fail. Or if you are going down in a lower gear, your transmission may heat up. अगर आप किसी पुरानी गाड़ी में हैं या नैनो जैसी गाड़ी में हैं जिसमें ड्रम ब्रेक्स होते हैं, तो लगातार नीचे ब्रेक के साथ जाते जाते आपके ब्रेक गर्म हो जाते हैं और आपके ब्रेक फेल होने का खतरा ऐसे ढलानों पर रहता है. और अगर आप इंजन ब्रेकिंग के साथ गियर के साथ नीचे आते हैं तो आपका ट्रांसमिशन गर्म होने का चांस रहता है. तो इन बातों का आप एहतियात बरतें. सो do take these precautions when you are driving in the hills. और एक बात और जो हमेशा पहाड़ों पे याद रखें वो ये है कि नीचे से ऊपर आने वाली गाड़ी को चढ़ाई पे प्रेफरेंस दी जानी चाहिए. कोशिश यही करें कि आप साइड में कहीं गाड़ी दबा लें ताकि उनका मोमेंटम ख़राब ना हो और बिना क्लच प्लेट फूके वो आराम से ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ सकें. Another thing to keep in mind while driving in the hills would be to allow the vehicles coming from below upwards to have the right of way. Wherever possible, try and park your vehicle on the side so that those vehicles which are coming up may climb up first and they might not lose their momentum or their clutch plates may not get burnt. कुछ सेकंड रुक जाने से आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना मोमेंटम टूट जाने पे या क्लच प्लेट ख़राब होने पे नीचे से ऊपर आने वालों का होगा. Even if you lose a few precious seconds while going down, it may not be as harmful or as problematic as for the vehicle which is coming up, which may lose its momentum or its clutch plate and have greater consequences. This is a very bad stretch, and if I remember correctly, when I came here in my Nano in August 2019, somewhere around here I hit the underbody of the car, but thankfully that didn't happen with the driver even though it has a longer wheelbase. ये एक बहुत ही ख़राब स्ट्रेच है इस सड़क में, और अगर मुझे सही याद है तो 2019 के अगस्त में हम नैनो में अपनी यहाँ पे आए थे और पीछे इसी में से एक जगह पे गाड़ी नीचे से लगी थी क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था और एक पत्थर पे नीचे से लगी थी. ड्राइवर के साथ भी मुझे डर था कि व्हील बेस लंबा है, कहीं नीचे से ना टकरा जाए, बट शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ.
After successfully reaching Baralachala Pass in October this year, I am confident and I am planning to drive this car all the way to Leh Ladakh sometime next year, probably October next year. अभी अक्टूबर में बहुत आसानी से बारालाचाला पास तक पहुंचने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे यकीन है कि अगले साल सितंबर अक्टूबर के आसपास मैं ड्राइवर में लेह लद्दाख तक भी जा पाऊंगा. In this last 1 year, I've taken my car to Rohtang Pass, to Baralachala Pass, to Jalori Pass, and probably the only pass which is left near Manali right now is the Hamta Pass. Maybe sometime next year, once the road is open after March or April, I'll try and drive there as well and strike it off my list. इस पिछले एक साल में मनाली और आसपास की जगहों में रोहतांग पास, बारालाचाला पास, जलोरी पास, इन जगहों पे तो मैं जा पाया अपनी गाड़ी लेके, लेकिन एक जगह है हामटा पास जो अभी तक मैं नहीं जा पाया हूँ और मुझे उम्मीद है बर्फ़ कम होने के बाद अगले साल मार्च अप्रैल मई में किसी टाइम वहाँ भी जाके हम आ पाएंगे और मैं उसको अपनी लिस्ट से हटा पाऊँगा कि हाँ मैंने ये जगह भी देख ली.
We are now approaching the village of Madhi. Told you there are a lot of eateries and Maggie points and dhabas. A few new shopping areas are being constructed here, and hopefully, this whole picture will change in the coming months. ये जो आगे आप छोटा गांव देख रहे हैं ये मढ़ी है, और यहाँ पे ही मैं आपको बता रहा था काफ़ी ढाबे हैं, मैगी पॉइंट्स हैं, खाने की जगहें हैं। और यहाँ पे कुछ दुकानें सी बनाई जा रही हैं, और आने वाले महीनों में आप इस जगह की सूरत बदलते देखेंगे। Hopefully this road will also get much better, and so will the facilities in मढ़ी। उम्मीद है ये रास्ता अच्छा बन जाएगा और मढ़ी में उपलब्ध सुविधाएं भी तब तक और बढ़ जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि खोखसर से रोहतांग पास के बीच का रास्ता ज़्यादातर अच्छा था, इसलिए अगर आप ध्यान दें तो चढ़ने में हमें उतना देर नहीं लगी जितनी हमें रोहतांग पास से और गुलाब से उतरने में लग रही है। बस बीच में वो थोड़ा सा एक ख़राब स्ट्रेच वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रास्ता भी ख़राब ही है। और अब जब सारा ट्रैफिक ज़्यादातर ट्रैफिक अटल रोहतांग टनल से डाइवर्ट कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि इस जगह की सड़कें बहुत जल्दी आप इनमें सुधार देख सकेंगे, और शायद अगले साल अगर आप इस रास्ते पे आएँ तो ये सब जगहें तब तक ठीक हो चुकी हों। If you notice in the video, it takes lesser time to climb up from Khoksar to Rohtang than to climb down from Rohtang till Gulaba. Even though there's a bad stretch between Khoksar and near Gramfu, but the stretch between Rohtang and Gulaba is much worse, as seen in this video. Hopefully by next year, now that most of the traffic has been diverted through the Atal Rohtang tunnel, all these areas would be repaired soon, and by the time you come next year, you'll find that this road is much better.
On the right hand side of this bridge, uh, I'm not sure if you'll be able to see, that is the lake on the right, and on Google Maps it's shown as Frozen Lake. I'm not sure what the actual name is. इस ब्रिज के दाईं तरफ अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो तो एक पानी की आर्टिफिशियल लेक है। गूगल मैप्स इसको फ्रोज़न लेक के नाम से दिखाता है, मैं नहीं जानता इसका असली नाम क्या है। इट्स एन आर्टिफिशियल मैन मेड लेक एज फार एज आई नो, एंड the water collected from there goes down and supplies water the hydroelectric dam project at Kothi। इस आर्टिफिशियल लेक से पानी जो इकट्ठा किया गया है वो एक पाइप के थ्रू नीचे चैनल किया गया है, और वो कोठी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है उसको जाके, जहाँ तक मुझे पता है, पानी सप्लाई करता है बिजली बनाने के लिए। If anyone knows the real name of this lake, this artificial lake, do write down in the comments below. I would be happy to know what the real name of that lake is. अगर आप में से कोई भी उस लेक का असली नाम जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं। मैं खुश होऊंगा ये जानकर कि उस लेक का नाम क्या है। I've only seen it on Google Maps as Frozen Lake because when you are there, there's hardly any internet connectivity, so I just rely on the offline maps that I have already downloaded while driving through this place। इस तरफ से जाते हुए इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, और गूगल मैप के ऑफलाइन मैप में जो भी इस जगह के लिए दिखाता है मैं उस हिसाब से ही आपको नाम बता रहा हूँ। तो अगर आपको असली नाम पता है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। One interesting fact is that for the first time when I visited the Rohtang Pass, it was in April 2009, 2010, and I was on a rented bike from, I came on a rented bike from Manali, and 10 years down the line and a few months more, and I've come in my own car, and it's a different experience altogether to come here on a bike and to come here on a car, in a car। दो हज़ार 10 में अप्रैल के महीने में पहली बार मैं रोहतांग पास ज़िंदगी में आया था, और तब मनाली से एक बाइक हायर करके मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग ऊपर आए थे। और अब 10 साल और कुछ महीनों के बाद आज या उस समय अपनी गाड़ी में जब हम घूम रहे हैं, एक अलग ही मज़ा है
बाइक में आने का, और एक अलग ही मज़ा है गाड़ी में आने का इस रास्ते में, इस जगह पे। The road was very dangerous in 2010, and even now in 2020 it still is a little dangerous. It's improved definitely, but it's still a single road in most of the sections. 2010 के मुकाबले 2020 में 2010 में ये रास्ता काफ़ी कठिन था, 2020 में भी ये रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन ये है कि अभी भी रास्ता सिंगल ही है, लेकिन थोड़ा बेहतर है, पहले ज़्यादा ख़राब था।
On the left here is the रहला waterfall. यहाँ बाएं हाथ की तरफ रहला waterfall है. If you come here in the summer season, you will find that a lot of water falls down, but in the winters it's mostly frozen on top. गर्मियों के समय में अगर आप आएंगे तो देखेंगे काफ़ी पानी बहता हुआ आता है. सॉरी, ये है रहला फॉल. I'm really sorry, this was the रहला fall, not the previous one. Another 10 odd minutes and the video will end. I would really encourage that more and more of my viewers subscribe to the channel. If you are liking this kind of content, do encourage by subscribing to the channel, by liking the video, and by sharing it with others who might want to see the beauty of Himachal through the lens of my dash cam. लगभग 10 मिनट का और ये वीडियो रह गया है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियोस लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को औरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हिमाचल की इन खूबसूरत जगहों को मेरे गाड़ी के लेंस से देख सकें.
matter of minutes, we've driven down from those heights which you can see in the distance towards Golaba. कुछ ही मिनटों में उन ऊंचाइयों से जो आप अभी पीछे देख पा रहे थे, उनसे हम गुलाबा की तरफ उतर आए हैं. And this was an amazing journey. Till that time the tunnel wasn't open, so it wasn't every day that you could just drive to Lahore Valley and come back on the same day or something like that. You really had to plan, you really had to take permits and stuff. ये एक बहुत ही रोमांचक अनुभव मेरे लिए रहा था ये सफ़र, क्योंकि तब तक ये अटल रोहतांग टनल नहीं खुला था और आप रोज़ लाहौल वैली जाके नहीं लौट सकते थे या रोज़ रोज़ परमिट्स आप नहीं ले सकते थे. Now it's become so easy. When I went to Baralachala Pass, we started around 6:30 a.m. and by evening 7 or so we were back from there. We covered over 300 kilometers. Wouldn't have been possible if we were to drive through Rohtang Pass and come back. जो अक्टूबर में मैं बारालाचला पास तक जाके आया हूँ, हम लगभग सुबह 6:30 बजे निकले और शाम 7 बजे के लगभग हम वापस लौट के आए थे. और 300 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हमने तय किया. अगर रोहतांग पास से होकर के जाना पड़ता तो शायद ये मुमकिन नहीं होता इतने कम समय में करना. But the whole experience has changed now that the tunnel is open. लेकिन टनल खुलने के बाद अब ये सारा अनुभव बदल गया है. We are just a few moments away from reaching the Gulaba checkpost now, and I would like to thank all of my viewers and remind you again that if you like such content, do like the video, subscribe to my channel so that I may know that more and more people are liking the way
I am uploading the videos. अब कुछ ही क्षणों में हम गुलाबा चेक पोस्ट पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद देता हूँ सभी व्यूअर्स का, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस बनाने का ये तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं और आगे इन वीडियोस को बनाने वाला हो सकूं। स्टे सेफ एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अपना ख्याल रखें और जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।